हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय डेविल हबी पार्ट 4 चैप्टर 41 ट्विंस। अंजलि और राजीव दोनों अपनी स्पेशल मोमेंट कर रहे थे तो कियान बिना कुछ ध्यान दिए बिना परमिशन के रूम के अंदर घुस गया। जब कियान देखा कि रूम के अंदर उसके भाई भाभी क्या कर रहे थे तो अपने आंखों में हाथ रख पलट के चिल्लाने लगा जैसे कोई बच्चा बहुत भयानक चीज देख लिया है। जब राजीव अपनी भाई को इस तरह से रूम आके स्पेशल मोमेंट को खराब करते देखता है तो उसे गुस्सा आता है। देखता है अंजलि खुद को ठीक कर लिया, फिर अपने भाई को देखा जो अभी तक पीछे घूमे खड़ा है तो राजीव चिढ़ते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? तो कियान पीछे घूमते हुए बोला, भाई आप दिन दहाड़े क्या कर रहे थे? उसकी बात सुन अंजलि के लाल हो गए और राजीव कियान को आंखें छोटी कर घूरता है तो कियान हड़बड़ा गया, फिर दांत ग्रिन दिखाते हुए, भाई वो क्या है ना, आप इतना कहा था। राजीव बोला, तुम्हारे यहाँ आने की कारण क्या है? उसकी बात सुन कियान रोनी सी सूरत बना के राजीव को सब कुछ बता दिया और एक बात कियान बहुत बड़ा चरा बोला जैसे सभी दोष राहुल की है। ये सुन अंजलि फिक्र करते हुए कियान के पास जाके उसे सोफे पे बैठा के पूछने लगी कि ही उसे बहुत जोर से लगा तो नहीं। तो कियान बोला, भाभी आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। अंजलि को थोड़ा राहुल के ऊपर गुस्सा आने लगी। उसे जब याद आई राहुल उसके साथ क्या किया और अब कियान को ऊपर हाथ उठाया, वो मन ही मन राहुल को गाली दिए जा रही थी। कियान मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था, अब देख राहुल के बच्चे तेरा क्या होता है। और राजीव सोच रहा था जरूर उसके पागल भाई कुछ किया वरना राहुल इतना गुस्सा नहीं करता। तभी कियान को देख बोला, ऑफ में उससे बात करूंगी। ये सुन कियान खुशी से उछलने लगा जैसे एक कोटी की लॉटरी लग गई। ये देख राजीव नागबारी से सर हिला दिया। इधर चाचा जी और चाची जी के रूम। चाचा जी टेंशन में इधर उधर घूम रहे थे। चाची जी उनको शांत से बैठने को बोल रही थी लेकिन कैलाश जी कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रहा था। तभी देव रूम में आते हुए बोला, देव क्या हुआ, आप इतना टेंशन में है क्यों? चंचल जी चाची जी अपने बेटे को राहत की सांस लेते हुए, देव देख तेरी पापा जब से डैड दादाजी के रूम से आए हैं तब से ऐसे चक्कर कट रहा है। तभी देव अपने डैड के कंधे पे हाथ रखते डैड डैड पुकारता है तो कैलाश जी के ध्यान टूटता है। फिर देव बोला, डैड क्या हुआ बोलिए ना। तो कैलाश जी जल्दी रूम के डोर को बंद करके सोफे पे बैठते हुई बोली, मुझे लगता राजीव के ट्विंस ब्रदर जिंदा है। ये सुन देव और चंचल जी दोनों सोकर रह गए और मुख खोले कैलाश जी को देख रहे थे। ये सुन चंचल जी झट से बोलती है, ऐसा कैसे हो सकती, वो बच्चा तो जन्म के टाइम मर गई थी। तो देव को पता नहीं था कि राजीव के कोई ट्विंस भी था तो अपने माँ डैड को देख पूछता है, आप दोनों क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे भी कुछ बोलो। तो कैलाश जी एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अखिलेश भाई के ट्विंस बच्चा होने वाला था लेकिन भाभी राजीव के माँ के डिलीवरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए डॉक्टर सिर्फ राजीव को बचा पाया लेकिन और एक को नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है वो जिंदा है। तो चंचल जी बोली, क्या आपको किसी पे संदेह है? तो कैलाश जी बोले, संदेह नहीं मैं श्योर हूं। तो देव और चंचल जी दोनों एक साथ बोले, कौन है वो? तो कैलाश जी बिना हिचकिचाहट से बोला, राहुल। ये सुन चंचल जी और देव दोनों एक साथ, क्या कैसे हो सकता? तो कैलाश जी बोले, माया के जेल जाने से राहुल देख के लगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर आज तक राहुल और राजीव के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ये जानते हुए कि राजीव माया से इतनी नफरत करता है और हर वक्त नीचा दिखता है। राहुल सच में माया की बेटा होता तो राहुल अपने माँ को बचाने की जरूर कोशिश करता, ना कि उसे सजा दिलवाने। और आज डैड के रूम में क्या हुआ देखा तो है। तभी देव बोली, डैड ये सच हुई तो हमारी प्लान का क्या होगा और हमारी सिचुएशन और खराब हो जाएगा। चंचल जी बोली, क्या पता काल और क्या क्या होने वाली। तभी देव हिचकिचाहट के साथ बोली, डैड। वो देव को ऐसे बोलते देख कैलाश जी बोले, बोलो तुम्हें क्या बोलना। डैड में 2 दिन पहले अंकल की तरह एक आदमी को देख था लेकिन जब तक मैं उनके पास जा पा वो आदमी मुझसे बहुत दूर जा चुका था। ये सुन कैलाश जी धम से बैठ जाता, फिर जल्दी अपनी फोन को निकल किसी को कॉल कर बात करती है। फिर कॉल रखने की बाद चैन की सांस लेते हुए बोला, नहीं भाई अब भी हॉस्पिटल में है, मेरे जो आदमी नजर रखा है वो बोला। ये सुन दोनों शांत हुए। इधर एक सुनसान रोड पे एक कार की बुरी तरह एक्सीडेंट हुई जिससे कार के अंदर जो शख्स थे वो को है पहचानना भी मुश्किल हो रहे हैं। उधर तभी राजीव के फोन में किसी का कॉल आया। फोन को रिसीव करते दूसरे साइड के इंसान बोला, सर उसका एक्सीडेंट हो चुका है, नहीं लगता जिंदा बच पाएगा।
राजीव अपनी डेविल अवतार में बोली, किसी की हालत में उसे जिंदा चाहिए वरना तुम काल की सूरज देख नहीं पियोगी। ये सुन दूसरे आदमी पसीने में भीगे हुए कांपते हुए बोला, ऑक्सर तभी कॉल कट हो गया। क्या लगता है मीडिया कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सच सामने आने वाली और किसको एक्सीडेंट हुआ, कैलाश जी क्या प्लान बना रही है। चैप्टर 42 शॉकन कॉन्फ्रेंस। इधर राजीव फोन रखने के बाद विंडो के पास जाके खड़ा होके एक चांद को देख रहा था और मन में बोल रहा था, और कुछ दिन उसके बाद आप हम सभी के साथ होंगे, फिर एक दर्द आपको झेलना नहीं पड़ेगा। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है, फिर भी वो बिना मुड़े समझ गया कि ये कौन है, इसलिए फिर चांद की तरफ देख बोला, बेबी बहुत रात हो चुका है, तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी पीछे खड़ी अंजलि उसको पीछे से गले लगाते हुए बोली, तुम अकेला अकेला चांद से क्या बात कर रही हो, मुझे भी बताओ। तो राजीव पीछे मुड़ अंजलि को अपनी आगोश में लेते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम सिर्फ खुश रहा करो। अंजलि कुछ नहीं बोली, वो भी राजीव को कस के गले लगा लिए। राजीव बोला, चलो सो जाते हैं, काल बहुत कुछ होने वाला। फिर दोनों बेड पे चले गए और एक दूसरे से हटकर सो गए, दुनिया से बेखबर। काल उन दोनों की लाइफ भी बदलने वाली, सो शायद किसी ने सोचा। अगले सुबह राठौर कंपनी के सामने एक कादर लोगों के भर लगे हुए थे, जैसे बहुत बड़ा कुछ होने वाला, शायद सच भी थे। राठौर फैमिली के सभी मेंबर बॉडीगार्ड के मदद से कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके थे। माया जी को और जानवी को पुलिस अपने साथ में ले आया है। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बड़े बड़े लोग और मीडिया और बहुत पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट थे, और दो इंसान भी अपनी फेस कवर कर कॉन्फ्रेंस रूम में आए थे। तभी एक लड़का स्टेज में आके अपने हाथ माइक्रोफोन लेके अनाउंस करता है, प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी जानते हैं आज इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया है। आप सबको लगता है राठौर फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मिसेस राठौर बहुत बड़ा बेआईनी काम में उनके हाथ है, और इन गलत काम आज तक बाहर नहीं आ पाया, सिर्फ और सिर्फ राठौर फैमिली के रुतबा और पावर की वजह से। हम सब ये बात बोली भांति जानते हैं राजीव राठौर का खौफ कितना है दिल्ली में, लेकिन आज तक उनका नाम कोई गलत कामों में नहीं आया। लेकिन उनके खुद के माँ इतनी बड़ी गलत काम करते हैं, ये बात सच या झूठ, और मिसेस माया राठौर के कितने हाथ है गलत कामों में, ये सच जानने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। फिर वो लड़का बोला, और इतना बड़ा इल्जाम राठौर फैमिली में होने के वजह से राठौर फैमिली बर्बाद हो सकते हैं, और इसके शुरुआत हो चुके हैं, क्योंकि आज सुबह राठौर एम्पायर कुछ बहुत बड़ा डील हाथ चला गया और कुछ शेयर होल्डर्स भी बहुत नाराज है। सभी मीडिया स्टेज के पास अच्छे से खड़ा हो गया, इसलिए क्योंकि अभी जो कुछ होगा अच्छे से कैमरा में रिकॉर्ड कर सके, और ये सब लाइव टेलीकास्ट होने वाले थे। स्टेज पे खड़ा लड़का बोला, इसलिए राठौर फैमिली खुद को सही प्रूफ करने के लिए सबके सामने सच्चाई बताने की यहाँ आ चुके हैं। तभी स्टेज पे खड़ा लड़का अनाउंस करते हैं, प्लीज मिसेस राठौर आप और मिस जानवी स्टेज पे आइए। फिर माया जी स्टेज पे आया और जानवी भी। धीरे धीरे वो लड़का बहुत सारा क्वेश्चन करने लगे, तो माया जी आंसर करने लगे, जिससे सब लीग सेटिस्फाइड थे। तभी एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम में सबके फोन के नोटिफिकेशन आए, तो सब एक साथ अपने अपने फोन को ऑन कर देखने लगे, सिर्फ माया जी और जानवी को छोड़ के, क्योंकि दोनों के पास कोई मोबाइल नहीं था। जब वो दोनों स्टेज पे आए तो बहुत ही कॉन्फिडेंस थी, लेकिन ना जाने क्यों रूम में खड़ा सबको एक साथ अपने फोन को देखते देख दोनों को बहुत घबराहट होने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में पूछ इशारों इशारों में बात कर रही थी, क्या हुआ। माया जी मन ही मन घबराहट के साथ सोच रही थी, क्रिश को तो अब तक वो चिप मिल चुकी होगी, अब तक हमारे खिलाफ सबूत भी डिस्ट्रॉय कर दिए, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी दिल इतना घबरा क्यों रही है, कि ही उससे कुछ हुआ तो नहीं, नहीं नहीं उससे कुछ नहीं हो सकता, उससे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जानवी भी यही सेम बातें सोच रही थी कि क्रिश अब तक सब कुछ अच्छे से किया और टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इधर रूम बैठा सबको अपने फोन में सोकर होके देखते देख राजीव के चेहरे पे एक ईविल स्माइल आ जाता है, जो किसी ने देखा नहीं। उसके पास बैठा अंजलि अपनी मुख खोले फोन को देख रही थी। जो दो सकस अपने फेस को छुपा के रूम में आए थे, वो दोनों की आंखें इस वक्त अपने फोन को देख नम हो गई, और मास्क के नीचे दोनों की होठ पे एक छोटी स्माइल थे। मास्क के पीछे चेहरे को छुपा के कौन दो सकस, माया जी के साथ क्रिश का क्या रिलेशन, सभी लोग फोन में क्या देख रहे थे और इतना सोकट क्यों है। चैप्टर 43 चिप और अंजलि और राजीव के क्यूट मोमेंट।
तभी कुछ पुलिस वालों स्टेज के आसपास अच्छे से खड़ा हो गए या किसी के भागने की कोई रास्ता ना हो। तभी पूरे हॉल में सब कानाफूसी करने लगे जिसके आवाज अब पूरी रूम में गूंज रहे थे। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन शांत हो जाए। तो हॉल में एकदम से शांति फैल गई। स्टेज पे खड़ा लड़का माया जी के तरफ देख अपनी फोन को ऑन कर माया जी को दिखाते हुए बोला, माम क्या ये सच है? माया जी जब फोन हाथ में लेके जैसे कुछ पेपर कर तस्वीर को देख रही थी, धीरे धीरे उनकी चेहरे रंग उड़ने लगी। धीरे धीरे स्टेज की एंकर को लगने लगा इसका मतलब ते सब बातें सच है। इसलिए उन्होंने अपने फोन को माया जी पास से वापस लेते हुए फिर पूछने लगा, माम आपको देख लग रहा है कि ये सब बातें सच है? और हल खड़े सभी लोग भी ये जानना चाहते थे, इसलिए सभी लोग माया जी के आंसर की वेट करने लगे। अंजलि भी वेट करने लगी, लेकिन राजीव अपनी हाथ को बार बार अंजलि के थाई को सहला रहा था। सबके सामने अंजलि कुछ नहीं कर पाती और उसके चेहरे लाल हो गए। जब अंजलि राजीव को आंखें दिखाई तो राजीव उसे देख मुस्कुराने लगा। ये देख अंजलि झल्ला गई, फिर स्टेज की तरफ ध्यान दिया जहाँ लेकिन माया जी भूत बानी खड़ी हुई थी, जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगी हो। और जानवी भी उनके पास खड़ी हो फोन में क्या है सब कुछ देख लिए। ये देख जानवी की भी आंखें बाहर आने की हो गई, क्योंकि माया जी जब अखिलेश जी के साथ काम करना स्टार्ट किया तब अखिलेश जी के शादी हो चुका था और अखिलेश जी के असली बीवी मोहिनी जी कौन है ये भी था। कैसे माया जी मोहिनी जी के डिलीवरी के टाइम जब राजीव और राहुल की जन्म हुआ था तब कैसे राहुल को चुरा लिया और डॉक्टर को पैसे देके राहुल को मरा हुआ साबित किया। फिर 6 साल बाद माया राहुल को लेके राठौर फैमिली में आके अखिलेश जी के साथ वो सब तस्वीर दिखा के राहुल को अपनी और अखिलेश जी के बेटे साबित किया। उसके बाद मोहिनी जी घर छोड़ चला गए। माया जी को जब ध्यान आया ये सभी सबूत कैसे सबके सामने आए तो उन समझते देर नहीं लगी। चिप अभी भी राजीव के पास है, जो चिप को राजीव से हालिस करने के लिए कुछ सालों से जो प्लान किया और इतनी मेहनत की वो मेहनत और प्लान सब बर्बाद हो गई। चिप में सिर्फ माया जी सच नहीं बल्कि उनकी सभी सारे इल्लीगल काम और मिस्टर तेजस जी के फैमिली कैसे शामिल हुआ। क्रिश को है कि राठौर फैमिली है सभी गलत काम के खिलाफ सबूत थे, जिससे अंडरवर्ल्ड के गलत काम करने वालों की एक बड़े हिस्सा बर्बाद हो सकती है। तभी माया जोर से राजीव कहते हुए पुकारते थे राजीव के पास आने लगी, जैसे राजीव को अभी वो मार देगा। ये देख के अंजलि डर गई और राजीव अच्छे से पकड़ रखा जैसे एक माँ अपनी बच्चों को पकड़ रखती है। ये देख राजीव जे होठों पे एक मुस्कान आ गया उसे, ये देख बहुत अच्छा लगा। फिर राजीव अंजलि के कान में बोला, चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। ये बोल राजीव अंजलि ले कान के पास छोटा सा किस कर दिया, फिर एक बाइट। फिर अपनी हाथ से अंजलि के कमर को सहला रहा था। उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल था, कैसे कुछ हुआ नहीं। और अंजलि डर और शर्म से लाल हो गई और राजीव को रोका नहीं। ये अंजलि सोकर्ड हो गया क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में टेंशन में राजीव अंजलि को तंग करने से बाज नहीं आए। सब हरकत सिर्फ राजीव कर सकता, इससे कोई शक नहीं। ये हरकत और एक भी देख लिया, ये है मनीषा जो राठौर फैमिली के आया था और सिर्फ राजीव पे ध्यान था। राजीव की हरकत देख उसे राजीव पे बहुत गुस्सा आया और अपनी नाखूनों को हाथ में चुभने लगी। जब माया जी राजीव के पास आ रही थी तभी उन्हें पुलिस ने पकड़ लिए। फिर भी माया जी जोर जोर से गुस्से चिल्लाते हुए कहा रही थी, राजीव मेरा बेटा कहाँ, बोलो मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तेरे फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। माया किसी पागल की तरह लग रही थी जिसे सब ने एलिगेंट रूप में देखा इतनी दिन, आज उसकी असलियत देख सोकर था। फिर माया जी बोली, तू मेरे बेटे को मुझसे दूर किया ना तो तू भी एक दिन अपनी बच्चों इतना कह था कि दो मर्दाना आवाज सुनाई कि शटाप। एक आवाज दादाजी और एक भीड़ से आया था। चैप्टर 44 कॉन्फ्रेंस एंड। सब ने जब दो आवाज सुने तो सब चुप हो गए क्योंकि दोनों आवाज बहुत ही कठोर थे। तभी भीड़ में से मास्क पहने एक आदमी सामने आने लगे। ये वो ही आदमी जो चेहरे छुपा के आया था। तभी सब देख मास्क पहने आदमी को जल्दी कुछ बॉडीगार्ड कवर कर लिया उनके प्रोटेक्ट के लिए। फिर वो आदमी माया जी के तरफ देख बोला, अपनी जुबान संभल के बात करना। पहले माया जी ये आवाज को क्लियर नहीं सुन पाए गुर, जब ये आवाज क्लियर सुनी तो उनकी रोम रोम कांप गई। दादाजी और चाचा जी भी ये आवाज सुन सोकड़ हो गया। तभी एक पुलिस ऑफिसर मास्क पहने आदमी के पास आके पूछता है, आप कौन है, आप यहाँ क्या कर रही? तभी वो आदमी कुछ बोलने जा रहा था कि फिर पुलिस वालों ने बोला, पहले आप अपना चेहरे से मास्क हटाए।
इधर माया जी के हाल और ही खराब होते जा रही थी, ये सोच सोच के कि जो इतने दिनों से छुपाने की कोशिश कर रही थी वो सबके सामने आएगी। माया जी खुद में बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं तुम नहीं हो सकते, तुम तो हॉस्पिटल में थे। इधर दादाजी को जब समझ आया ये आदमी कौन है तो वो आगे बढ़ते हुए उस आदमी को गले लगा लिए और बोला, मुझे भरोसा था तुम आयोगे। ये देख चाचा जी के हाथ के मुट्ठी बन गया और चाची जी चुपचाप खड़ी थी। सिर्फ राजीव कर चेहरे पे एक छोटी मुस्कान थी और बाकी सब कंफ्यूजन में अभी ये सब देख रहे थे। और कियान को जब से पता चला राहुल उसके भाई है तो वो राहुल से एकदम चिपक के बैठा है, जैसे एक सांप पैड में चिपक रहता है। जब वो आदमी अपने चेहरे से मास्क हटाया तो एक सीनियर पुलिस सोकर हो बोला, मिस्टर अखिलेश राठौर। फिर सब सोके थे, तभी राजीव अपने असिस्टेंट आलोक को कुछ इशारा करता है तो आलोक हाथ में माइक्रोफोन लेके अनाउंस किया, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सभी बातें क्लियर कर देता हूं। पहले तो माया जी के राठौर फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, वो अपनी झूठी कहानी बताकर राठौर फैमिली के साथ इतने दिनों से अपने मतलब के लिए थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरी, आप सबको उनके गलत कामों के बारे में पता चल गई जिससे राठौर फैमिली के कोई भी मेंबर इन गलत कामों में शामिल नहीं है। खुद माया जी के और माया जी के खिलाफ और भी जो सबूत है वो हम पुलिस को दे चुके हैं। लास्ट, बिजनेस में जिस दो कंपनी ले लिए अब तक जो भी लॉस हुई है उन कंपनी के साथ राठौर कंपनी फ्यूचर में काम नहीं करेगा और आई थिंक अब कोई गलत इल्जाम के वजह से कंपनी पे गलत असर ना हो, ये सब के लिए बेटर है। आलोक के लास्ट के बाद सबको धमकी से ज्यादा कुछ नहीं लगा। फिर आलोक बोला, आज यही पे कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं, आई थिंक आज सब कुछ क्लियर हो चुके हैं, थैंक यू, आप सब अब आ सकते हैं। आज बड़ी मीडिया कंपनी के लोग को अंदर आने दिया गया थे, वो लोग सब कुछ अच्छे से लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे लेकिन जब सुना कि सब कुछ खत्म हो गए तो वो लोग राठौर फैमिली के पास इंटरव्यू के लिए जाने लगे तो बॉडीगार्ड ने वहीं पे सबको रोक दिया क्योंकि कोई भी इंटरव्यू देने की स्थिति में नहीं थे। सब में मन में उथल पुथल चलते, सिर्फ राजीव और उसके दोस्त नॉर्मल थे। आज राहुल के दिल में हजारों तितलियां उड़ रहे थे, उसके दिल में आज एक अजीब सी खुशी थी लेकिन एक सील के कोने में दुख भी था। जैसे भी होना, राहुल पहली बार माया जी कोई माँ कहा था, कहीं ना कहीं उसके दिल में माया जी के लिए सॉफ्ट कोना था। और सबसे बड़ी बात, आज तक माया राहुल के साथ ना कोई गलत बिहेवियर ना ही कोई गलत किया, पर ज्यादा प्यार भी नहीं किया। हल में से बहुत लोग अब तक जा चुके थे। पुलिस जब माया जी को लेके जा रहे थे तभी वो पीछे मुड़ राहुल को देख अपने पास आने को इशारा किया तो राहुल आगे जाने लगा तो कियान उसको न जाने देने के लिए कस के पकड़ लिया लेकिन राहुल उसको खुद से दूर कर माया जी के पास गया तो वो राहुल को गले लगा ली और बोली, अच्छा रहना, मेरी दूसरा बेटा क्रिश का ख्याल रखना। बोल माया जी पुलिस के साथ चला गया और राहुल के आंख से एक बूंद आंसू बह निकला। 2 आवर्स बाद सब लोग घर पहुंच गए। एक दिन में इतना कुछ हो गया, सब लोग अभी भी सदमे हैं। तभी सब लोग हल में बैठे थे कि बाहर एक कार रुकने की आवाज सुनाई दी। चैप्टर 45, साहिल और रूही लव मेकिंग। इधर साहिल जब कार में था उसे एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था, रेड रोज होटल वेट कर रही हूँ, स्माइल स्माइल स्माइल। इस मैसेज को साहिल के फेस में एक प्यारी स्माइल आ गई और ड्राइवर को रेड रोज होटल चलने को कहा। ड्राइवर तो सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन क्या मैसेज कर दिया जो मेरे बॉस इतनी खुश हो जा रहे हैं। तभी ड्राइवर को साहिल की आवाज सुनाई देता जो बोल रहा है, तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, ध्यान से ड्राइविंग में फोकस करो। तो ड्राइवर दांत दिखाते हुए जी सर बोल ड्राइव में ध्यान दिया। इधर होटल में रूही एक चेयर पे बैठी थी और साहिल के आने का वेट कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आके बैठ गया। ये देख रूही उस तरफ नजर डाली तो ये कोई अननोन था, इसलिए रूही कैजुअली पूछती है, सर कुछ चाहिए आपको? वो लड़का बोला, हाँ मुझे तुम चाहिए, तुम मुझे बहुत पसंद हो। रूही अंदर गुस्से को कंट्रोल बकर नॉर्मली बोली, नहीं सर, मेरी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो लड़का बोला, कोई बात नहीं, तुम मुझे एक दिन दो, फिर तुम्हें जितना पैसा चाहिए उन्नति दूंगी। बोल गंदे तरीके से मुस्कुराने लगा। तभी रूही कुछ बोलने जा रही थी, उससे उसके नाम से कोई पुकारा। रूही मुड़ के देखा तो ये साहिल था जो उसे पुकारते हुए उसकी तरफ आ रही थी। ये देख झट से रूही चेयर से उठ साहिल के पास चला गया। साहिल को उस लड़के बारे में सब कुछ बोल दिया तो साहिल गुस्से से उस लड़के के पास जाके लड़के को एक मुक्का जड़ दिया। उस लड़के की एज ज्यादा तो नहीं लेकिन कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था।
वो लड़का तो एकदम डर गया, फिर बोला सॉरी सर। वो लड़का कुछ दूरी पर एक ग्रुप की तरफ इशारा कर बोला हम सब ट्रूथ और डरे खेल रहे थे इसलिए सॉरी सर। साहिल और रूही समझ गए कि मामला क्या है, दोनों ज्यादा ना बढ़ाते हुए यही बात को खत्म कर दिया। फिर साहिल रूही के हाथ पकड़ते हुए अपने बुक हुआ रूम में चला गए। रूम में आते साहिल डोर को लॉक कर रूही को दूर से सटा के किस करने लगे। रूही इसके लिए रेडी नहीं थी, फिर भी साहिल के साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी। दोनों की खबीस सांस उखाड़ने लगे तो साहिल रूही छोड़ दिया। साहिल गहरी गहरी सांस लेते हुए रूही को देख रहा था, जिसके गाल शर्म से लाल हो चुकी थी और चेहरा झुका के रखी है। साहिल रूही के हाथ पकड़ सोफे पे जाके बैठ गए। तभी साहिल बोला क्यों बुलाया, तो रूही मुंह बनाते हुए बोली क्यों नहीं बुला सकती, नहीं ऐसा बात नहीं है, मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट बात करना है तुम्हें, साहिल बोली। तभी सोफे के पास रखा वाइन के बोतलें खुल के रूही वाइन पीने लगी। ये देख साहिल समझ गया कोई परेशानी है, बूट रूही बता नहीं रही इसलिए साहिल ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। लेकिन वो ये ध्यान नहीं दिया कि रूही अब तक 2 बोतलें वाइन पी चुकी है, जो आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगा, इसलिए उसे अब नेशा चढ़ने लगी रही। धीरे धीरे जाके साहिल के गोद में बैठ गए और अपनी सर को उसके गर्दन मर छुपा लिए। रूही को अब अच्छा खासा नेशा चढ़ चुकी है और इधर साहिल के हालत खराब होता जा रहा था। रूही जब उसके गोद में आई तो साहिल के पूरे शरीर में एक झंझनाहट दौड़ गया और उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगा। वो रूही को गोद से उतारना चाह तो रूही और भी उससे चिपक गई और उसके होठ को किस करने लगी। अब तक जो साहिल खुद को रोक रखा था अब और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए साहिल बहुत अग्रेसिवली किस करने लगा। फिर रुक के साहिल रूही के तरफ देख बोला तुम खुद आग लगाए हैं, अब तुम्हें इससे बुझाना होगा, समझा। तो रूही बिना कुछ समझे हाँ बोल दिए। साहिल तो ये सुनने की वेट कर रहा था। आज तक साहिल रूही से पहले किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया था, इसलिए साहिल बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बिना कोई देर किए रूही को बेड के ले गया, उसे बेड पे रखा तो देखा रूही उसके तरफ देख मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। ये देख साहिल का दिल भर आया और उसे उसके ऊपर और भी प्यार आने लगा। फिर कुछ मिनट बाद दोनों के बॉडी में एक भी कपड़े नहीं थे और साहिल रूही के पूरी बॉडी में किस और बाइट कर रहा था और रूही अपनी हाथ से साहिल बालों को सहला रही थी और रूही के मुख से कभी कभी सिसकिया की आवाज आने लगी। ये सुन जब साहिल को कंट्रोल नहीं हुआ तो एक बार में रूही के अंदर समा गया और रूही के एक दर्दनाक चीख निकल गई, लेकिन साहिल बिना रुके ये कर रहा था। बाद में रूही को अच्छा लगने लगी। ऐसे दोनों 3 घंटे अपने प्यार में था। चैप्टर 46 सब सच की खुलासा। इधर राठौड़ भवन में सभी लोग हल में सोफे पे बैठे थे। सबको एक कार रखने की आवाज सुनाई दी तो देव बोली अब कौन आया। कोई कुछ नहीं बोले। तभी सब देखा एक महिला 2 बॉडीगार्ड के साथ हल में आया। सबने पहले पहचाना नहीं, लेकिन सब पहचान पाया कि कौन है। सब एक बार और सोकट था, लेकिन तब तक राजीव और अखिलेश उस महिला के पास पहुंच चुके थे। जाते राजीव उस महिला को गले से लगा लिया, फिर अपनी कांपती आवाज बोला माँ। क्योंकि ये और कोई नहीं राजीव, राहुल और कियान की असली मां मोहिनी जी। फिर अखिलेश जी और राजीव दोनों मोहिनी जी को सपोर्ट कर सोफे के पास आके बैठाया। तभी दादाजी खड़े होते हुए बोला राजीव, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटे बहू सही सलामत मेरे परिवार में वापस आए और इतने दिनों से बहुत सारी झूठ को सच मान समझता था, लेकिन मैं चाहता तुम सब कुछ क्लियर कर बताओ ये सब कैसे हुआ, तुम इतने दिनों से कुछ क्यों नहीं बताया। तो कैलाश जी भी बोला है राजीव, हमें भी सब सच जानना है भाई और भाभी के बारे में। तो चाची जी भी बोली हाँ बोलो राजीव। फिर चाची जी मोहानी जी के पास बैठते हुए दीदी आप इतने दिनों से कहाँ थी और आप तो बहुत कमजोर लग रही हो, क्योंकि मोहिनी जी के आंखों नीचे डार्क सर्कल पड़ गई थी और उसके स्किन में भी टैनिंग आ गई थी। तभी अखिलेश जी बोला मैं बताता हूँ, बोल। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। मैं जब ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया था तब मेरी 2 असिस्टेंट थे। उसमें से एक माया थी। माया मुझे देखने के बाद मुझे पाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि वो मेरी कॉलर बोन के पास बाइट और मोहिनी के लिपस्टिक की निशान देखी थी और मेरी फोन में मेरी और मोहिनी के फोटो भी देखी थी। उसके बाद वो ऑफिस से गुस्से में निकल गई और किसी बार में चला गई थी, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था। मुझे लगा कि वो समझ गई कि उसके और मेरे बीच में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उस दिन वो एक अजनबी के साथ नशे में रात बिताई। फिर 2 महीने बाद पार्टी में मेरे ड्रिंक में नशे की दवाई मिला के मेरी नशे का फायदा उठा के गलत फोटो अपने साथ लिए।
तभी उस टाइम मोहिनी मेरी बच्चों का और माया उस अजनबी आदमी के बच्चों के साथ एक साथ में प्रेग्नेंट हुई। एक दिन ऑफिस में आके बोले वो प्रेग्नेंट है। मैं उसके बच्चों के बापू और प्रूफ के तौर पे गलत तरीके से खींचाई हुई फोटो को दिखाया। मैं तो पूरी तरह सोकर था क्योंकि मैं मोहानी को इतना प्यार करता था कि उसके सिवा किसी और को कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे लगा वो सच बोल रही है क्योंकि पार्टी के दिन क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने उससे बोला मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए क्या चाहिए। तो माया बोली थी जब तक वो बच्चों को जन्म नहीं दे देता तब तक मुझे उसका ध्यान रखना है और उसके बाद एक बड़ी रकम चाहिए। मैं बिना ज्यादा कुछ सोचे उसे हाँ बोल दिया। लेकिन उस बीच वो उस आदमी के साथ मिले जिसके साथ वो रात बिताई थी, वो भी मेरे ऑफिस में क्योंकि जिस आदमी के साथ वो सोया था वो एक माफिया थे जो शंकर नाम से फेमस था और मेरे साथ इलीगल बिजनेस करना चाहता था। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं घिरे घिरे उसके खिलाफ प्रूफ जुगाड़ कर पुलिस को दे दिया था। शंकर वो लड़की पचार, ड्रग्स, हथियार पचार, इन सब कामों के लिए उसको फांसी के आदेश दिया। लेकिन माया तब तक शंकर को बहुत प्यार कर चुकी थी और वो दोनों साथ में रहते थे। इसके बारे में मुझे नहीं पता था। माया और मोहिनी के 8वां महीना चल रही थी। तब माया को पता चला कि शंकर की ये हालत की जिम्मेदार मैं हूं, तो मुझसे बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगी और मैं इन सब से बेखबर था। 9वां महीने में मोहिनी और माया की एक साथ एक ही हॉस्पिटल में डिलीवर हुए थे। दोनों एक साथ तीनों बच्चों जन्म दिया था। माया एक और मोहिनी 2 जुड़वा बच्चों को। लेकिन माया डॉक्टर को पैसे देके अपनी बच्चों को छुपा के राहुल को चुरा के अपने पास रख लिया था। हम सब को सिर्फ राजीव के बारे पे पता चला। उसके बाद से माया मेरी कांटेक्ट में नहीं थी और मेरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए वो भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शंकर के जगह को लिए फिर 6 साल बाद वापस आई थी और आते मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन वो राठौर फैमिली के सभी प्रॉपर्टी को लेना चाहती थी। लेकिन डैड अविनाश जी आप ऐसे प्रॉपर्टी पेपर बनवाया कि माया आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाया। तभी राजीव बोला दादाजी जब माँ और डैड के साथ वो हादसा हुआ उसके कुछ साल बाद आप मुझे और कियान को अब्रॉड भेज दिया। लेकिन जब मैं लंदन में तब से मेरी माँ के बारे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरी एक दोस्त अंडरवर्ल्ड के दुनिया में था। इसलिए घिरे घिरे माया जी, माँ, डैड, राहुल सब के बारे में पता चला। मुझे माया जी के खिलाफ सब सबूत मिल गया था, इसलिए उन्होंने जानवी के साथ मिलकर सभी सबूत मिटाने चाहा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इससे ज्यादा किसी को और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सबको रेस्ट की जरूरत है। तभी कियान आगे आते हुए अपनी माँ डैड को हक कर लिया। राहुल भी पीछे से आके हक कर लिए। चारों की आंखें नम थे। तभी अखिलेश जी राजीव को अपने पास आने की इशारा किया तो राजीव भी उन चारों को हक कर लिया। 5 जन एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। ना चाहते हुए भी सबके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। लेकिन अंजलि के आंखों में जो आंसू आई थी वो रोक लिए और अपनी रूम की तरफ चल दिए। लेकिन ये बात राजीव नोटिस किया तो सबको रेस्ट करने को बोल अपनी रूम की तरफ चल दिया और सब लोग उसके बात मान लिए। बाकी सब भी आज सुबह की ड्रामे से बहुत थक चुके थे तो वो सब भी अपने अपने रूम में चल दिया और कार्तिक और आकाश अपने घर चला गए। लेकिन अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश भी थी क्योंकि आज राजीव और कियान को अपनी फैमिली जो मिल गई थी। निशा और उसकी माँ और डैड भी अपने घर चल दिए और मनीषा तो ये सब नाटक देख सोकर थी। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक कुछ चल रही थी, शायद बहुत जल्द वो कुछ करने वाली है। चैप्टर 47 अंदर की दर्द। राजीव जब अपनी रूम में आया तो पाया कि अंजलि विंडो के पास खड़ी हो बाहर का नजारा देख रही थी और उसके चेहरे पे दुख पड़ रही है। तभी राजीव पीछे से अंजलि को गले लगा लिया तो अंजलि एक पल के लिए चौंक गई। लेकिन जब उसे महसूस हुई ये तो उसकी पति है तो शांत सी खड़ी रही बिना कुछ बोले। फिर राजीव उसकी गर्दन को चूमते हुए क्या हुआ मेरी जान को इतनी उदास क्यों हो। तो अंजलि पीछे पलट के राजीव को हाथ करते हुए मुझे मेरी माँ डैड की याद आ गई थी। देखो सबके पास माँ डैड है लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। ये सुन राजीव अंजलि को खुद से अलग करते हुए थोड़ा नाराजगी से अंजू तुम कहना क्या चाहती हो, कोई तुम्हारे पास नहीं तो फिर मैं को कहूँ बोलो। अंजलि समझ गई राजीव थोड़ा नाराज हुई है तो खुद की आंसू पोंछते हुए हल्की मुस्कान स्माइल के साथ बोली मेरी पागल हबी तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा मेरे पास है कौन। इसलिए अब बोलती हूँ तुम मुझे कभी छोड़ना मत वरना मैं शायद मर ही जाओ।
राजीव झट से अंजलि के मुख में हाथ रख दिया और इस बार थोड़ा गुस्से से, अंजू आज बाद ये बातें कभी मत बोलना वरना तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूंगी कि तुम पूरा दिन बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। वो चिढ़ाने वाली मुस्कान अंजलि को दे दिया। ये देख अंजलि सच में चिढ़ गई। फिर अंजलि राजीव को घुसा मारनी चाहिए लेकिन राजीव भाग निकला और अंजलि भी उसके पीछे भागने लगी। पूरी रूम में दोनों एक दूसरे पीछे दौड़ने लगे। राजीव रुको, तुम्हें बताती हूँ, बोलते अंजलि राजीव के पीछे जाने लगी लेकिन उसकी पैर स्लिप हो गए। वो गिरने को हुई थी कि अपनी आंखें जोर से बंद कर हबी बोल चिल्लाया। वो गिरता इससे पहले राजीव अपनी बाहों में भर लिया। अंजलि को गिरते देख राजीव की सांसें रुक गई थी। फिर अंजलि को इतना कस के पकड़ा कि अंजलि को अब घुटन होने लगी तो राजीव छोड़ दिया। राजीव कुछ बोलता कि अंजलि बोल पड़ी, अच्छा छोड़ो, अगली बार से ध्यान रखूंगी। ये राजीव मुस्कुराते हुए अंजलि के माथे को चूम के हक कर लिया। फिर राजीव बोली चलो बाहर लंच पे चलते हैं तो अंजलि बोली लेकिन आज तुम्हारे माँ डैड इतने दिनों बाद एक साथ इतना कही थी कि राजीव बोला साथ में डिनर कर लेंगे, हम लंच करते हैं, साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अंजलि भी जानता था इस कुछ दिनों से राजीव दिन रात जग के कितना मेहनत की सिर्फ अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए। वो कभी भी अपनी फैमिली को, उनके लिए प्यार को कभी नहीं दिखता, इसलिए सबको लगता वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाता है। एक्चुअल में राजीव को अपनी फीलिंग एक्सपोज करना नहीं आता जैसे सभी करते। बचपन से उसे प्यार मिलता तो शायद ऐसा ना होता। एक तो अंजलि है जिसके पास थोड़ा थोड़ा फीलिंग को एक्सपोज करता है। पहले तो अंजलि को भी फीलिंग नहीं दिखाती लेकिन अंजलि के प्यार धीरे धीरे उसके ऊपर काम करने लगे, इसलिए उसके साथ बहुत कंफर्टेबल और खुश रहती। कुछ टाइम बाद दोनों रेडी होकर लंच के लिए चले गए। जब दोनों गए थे हॉल में कोई नहीं था लेकिन मनीषा ने देख लिए थी और वो गुस्से में अब देखो मैं क्या करती बोल डाइनिंग टेबल पे आ गई और मेड को सबको लंच के लिए बुलाने की ऑर्डर दिए। इधर को सेंसिडेंसी राजीव और अंजलि दोनों रेड रोज होटल लंच के लिए गई थी और होटल के रूम में जब रूही की नींद खुली तो पहले उसे तो कुछ समझ नहीं आई लेकिन उसे महसूस हुई उसकी पूरी बॉडी में बेसुमार दर्द हो रही थी। तभी एक एक करके सभी बातें उसको याद आने लगी। फिर अपनी आसपास देखी कोई नहीं, फिर उसके आंखों से आंसू बह निकले। पास पड़ी फोन में टाइम देखी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। इस टाइम साहिल कुछ खाना लेने के लिए रूम से बाहर कहना ऑर्डर करने गया था। तभी अंजलि और राजीव के साथ देखा हो जाते हैं, इसलिए वो लोग कुछ बातें करने लग गई थी। साहिल रूही के बारे सब कुछ बता दिया। अंजलि रूही के साथ मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और बार बार साहिल को टिस कर रही थी। साहिल थोड़ा शर्मा भी रहा था। ये देख राजीव को थोड़ा जलन होने लगा तो अंजलि खींच के अपने पास कर लिए और साहिल को देख बोला ऐसा ना हो तुम्हें रूम में ना देख, तुम्हारी जान कहीं गलत समझ भाग ना जाए। ये सुन एक पल के लिए सच में साहिल डर गए और रूम तरफ भाग निकला। ये देख अंजलि राजीव के पीठ में पंच मरते हुए तुम उससे डरा क्यों रही हो, साहिल कितनी खुश है। राजीव बोला चील बेबी चील, कुछ नहीं होगा चलो बोल। दोनों रूम में आ गए और रूम के अंदर साहिल को देख हैरान था। चैप्टर 48 नफरत। राजीव और अंजलि जब साहिल के रूम में आए तो देखा एक पतली सी लड़की साहिल के ऊपर गुस्से की बरसात कर रही है। इधर साहिल बोल रहा था रूही मेरी माँ बात तो सुनो, मैं तुम्हारी फायदा नहीं उठाया, सच बोल रहा हूँ। फिर रूही साहिल को मारने जा रही थी कि तभी ये क्या कर रही हो तुम दोनों, अंजलि बोलते हुए राजीव के साथ अंदर आते हैं। ये देख कि रूही मारना बंद कर दिए तो साहिल चैन की सांस ली और बोला थैंक यू अंजू मुझे बचाने के लिए। रूम में अचानक से 2 अजनबी को देख रूही थोड़ा घबराते हुए बोली आप लोग कौन। फिर कुछ टाइम चारों एक साथ बैठ बातें कर थे, हंसी मजाक कर रहे थे। साहिल रूही सब कुछ राजीव और अंजलि बर के बता दिए थे। अब दोनों लड़की ऐसे हंस हंस के बातें कर रहे थे जैसे दोनों पुरानी दोस्त बहुत सालों बाद मिले। ये देख दोनों लड़का बस सर हिला दिया। इधर राठौड़ भवन में डिनर के टाइम अंजलि और राजीव के नाहोक फायदा उठाते हुए मनीषा मोहिनी जी अखिलेश जी के मन ये बात बैठा दिए थे कि इतनी सालों राजीव अपनी मॉम डैड से दूर रहने बाद भी आज उन लोगों के साथ लंच ना कर दोनों पर्सनली बाहर लंच करने गए। ये बात सच भी था, इसलिए बाकी के फैमिली कुछ कह भी नहीं पाया। लंच हो जाने मोहिनी जी योई मनीषा कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करने लगी। इतनी टाइम में मनीषा मोहिनी जी को अंजलि के खिलाफ कर चुकी थी और कैसे अंजलि के शादी राहुल के होने बाद राजीव से हुई। ये सभी बातें ऐसे मोहिनी जी बताए जैसे अंजलि खुद ये सब प्लान करके की है और अब इतने सालों बाद जब राजीव मॉम डैड लौट आए तो उनसे भी दूर करने की कोशिश करने लगे हैं।
ये कुछ घंटों में मोहिनी जी के मन में मनीषा इतनी जहर डाली कि मोहिनी जी अब अंजलि बेइंतहा नफरत करने लगी। इधर जब राजीव अंजलि घर लौट आई तो दोनों मुस्कुराते हुए मजाक मस्ती करते हुए अंदर आ रहे थे और अंजलि राजीव के पीठ में चढ़ के आ रही थी। दोनों जब घर के हल में आया तो सबको देख के भी अंजलि पीठ से नहीं उतरा, लेकिन राजीव के फेस में कोल्ड लुक आ चुका था जैसे हमेशा उसके चेहरे में रहता है। अंजलि सबको देख थोड़ा शर्मा गई और राजीव को उतरने के लिए बोल रही थी, लेकिन राजीव कहा उसके बात सुनने वाली अंजलि थक हार के लास्ट टाइम बोली प्लस अभी उतार दो ना प्लीज, तो राजीव उसे हल में सबके सामने उतर दिया। तो कियान और देवानी दौड़ते अंजलि के पास आके उसे शिकायत करने लगे। कियान बोला भाभी आप अपने इस छोटे से देवर को कैसे छोड़ के अकेले खाने चले गए, आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आया, रोने सी सूरत बना के बोलने लगा। तभी देवानी भी हाँ तुम मुझे भी नहीं ले गए बोल मुंह बना लिए। और राजीव उन दोनों को आंख छोटी करते हुए घूरते हुए कुछ बोलने जा रहे थे कि दादाजी के कड़क आवाज सबको सुनाई दी। आज इतनी सालों बाद इस घर में सब लोग एक साथ हुए और तुम लंच के लिए बाहर चले गए। तो राजीव कुछ बोलने जा रहा था कि अंजलि ने उसे रोक दिए। ये सब कुछ मोहिनी जी ध्यान से देख रही थी। इधर मनीषा मासूस सी शकल बना के बैठी थी। तभी मोहिनी जी बोली कुछ टाइम हुई है मैं इस घर में आई हूँ, फिर भी एक बात बोलना चाहती हूँ। फिर बोली राजीव बेटा आप हमेशा खुश रहो, मैं ये कोशिश हमेशा करूँगी, मुझे पता है मैं इतने साल माँ होने की एक भी फर्ज भी नहीं निभाया, अब आ गई ना इसलिए सभी जिम्मेदारी अच्छे से पूरा करूँगी। राजीव कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। फिर अंजलि सबको देख सॉरी बोलती है तो राजीव बोलता है एक बात, मैं अंजलि को लंच के लिए ले गया था, इसने उसकी कोई गलती नहीं बोल अंजलि के हाथ पकड़ रूम में चले गए। ये देख मोहिनी जी गुस्से में अपनी मुट्ठी भिज लिए। ऐसे 2 वीक बीत गई, बहुत कुछ बदल भी गए, सब लोग देख सकते राजीव कितना अंजलि को प्यार करने लगा है। राजीव और अंजलि दोनों अपने विला में वापस आ चुके थे। आज संडे का दिन थे इसलिए सभी दोस्त राजीव के विला में आए हुए थे, उन सबके साथ रूही भी था। तभी लोग बैठ के बात कर रहे थे कि तभी राजीव के फोन आया। राजीव फोन में शो हो रहा नाम को देख उसके चेहरे कठोरता आ गई जो सब देख सकते थे। चैप्टर 49 कुछ सच और प्यार। राजीव के तीनों दोस्त साहिल, आकाश, कार्तिक और कियान आए हुए थे और साहिल के साथ रूही भी आई हुई थी। रूही तो पहले नर्वस थी लेकिन कुछ टाइम में सबके साथ घुल मिल गई जिसे देख कोई नहीं कह सकता 1 घंटे पहले रूही, आकाश, कार्तिक और कियान अजनबी थे। कुछ टाइम हुए हैं कि सबने लंच किया है। राजीव के पास अंजलि बैठी हुई थी तो अंजलि थोड़ा झुक के राजीव के फोन में नाम देखी तो मनीषा की नाम शो हो रही थी। ये देख वो कुछ नहीं बोली और दूसरी तरफ अपनी चेहरे घुमा ली। ये देख के राजीव के पारा और हाई गया और अपनी फोन उठाते हुए बेरुखी आवाज बोला क्यों फोन किया। फोन के दूसरी तरफ से मनीषा को जब रियलाइज हुई कि फोन रिसीव किए गए हैं तो वो खुशी से फूले नहीं सम रहा, लेकिन जब राजीव के बेरुखी आवाज सुनी तो उसके सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। फिर भी खुद को तुरंत नॉर्मल कर धीमी आवाज बोली राजीव दादाजी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इसलिए मोहिनी आंटी आपको आज घर आने को कहा। मनीषा इससे आगे कुछ बोलती दूसरी तरफ से फोन कट हो चुका था। यह देख मनीषा को बहुत गुस्सा आई, लेकिन फिर फोन की तरफ देख कुटिल मुस्कान के साथ बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो मिस्टर राजीव और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी। उसे क्या पता जिस प्रॉपर्टी के लिए मनीषा इतना कुछ कर रही है वो बहुत पहले ही अंजलि के नाम हो चुकी थी। फोन रखने के बाद राजीव एक बार सबको देखा, फिर अंजलि के तरफ देख बोला दादाजी की तबीयत थोड़ा खराब है और वो मुझसे बात करना चाहते हैं इसलिए माँ घर आने को कहा। पहले साहिल बोला औक फिर मैं चलता हूँ, फिर रूही को घर ड्रॉप करना भी है। फिर राजीव बोला औक, फिर आकाश की तरफ देख बोला तू कार्तिक और कियान को लेके जा और दादाजी को एक बार चेक कर लेना और कुछ जरूरत हो तो आलोक को बोल देना। मैं और अंजू आते हैं। तो अंजलि तपाक से बोल उठी मेरी जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जा रही बोल उठ के रूम में चली गई। ये देख राजीव अपनी आंखें बंद कर लिया और अपने हाथों के मुट्ठी बना लिया जैसे गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। राजीव और अंजलि को ऐसे देख उनके बाकी दोस्त कुछ नहीं बोला, सिर्फ साहिल बोला उसे टाइम 2 टिक हो जाएगा बोल रूही को लेके सबके साथ चला गया। सबके जाते राजीव तुरंत अपनी रूम की तरफ चल दिया। रूम आके देखा कि अंजलि लैपटॉप में कुछ कर रही है। जब राजीव के नज़र स्क्रीन में गया तो फिर से अपने हाथ की मुट्ठी बना लिया क्योंकि अंजलि लैपटॉप में जॉब सर्च कर रही थी।
ये देख राजीव पहले गहरी सांस लेके खुद को नॉर्मल करता है, फिर अंजलि के तरफ जाके प्यार से बोला, अंजू चलो जल्दी तैयार हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। बोल अंजलि के गोद से लैपटॉप लेके पास के टेबल में रख दिया, फिर अंजलि के बाहों पकड़ उठाते हुए क्लोजेट रूम की तरफ ले जाने लगा तो अंजलि उसको रोकते हुए शांत आवाज में बोली, राजीव मुझे नहीं जाना, प्लस जिद मत करो। अंजलि के बात को सुन राजीव पलट के अंजलि के दोनों कंधे को जोर से पकड़ते हुए फ्रस्ट्रेशन बोला, क्यों अंजू क्यों, एक और कखू में एक गलती की है, इसके लिए तुमसे माफी भी मांग चुका हूं, तुम एक बार अपनी पति को माफ नहीं कर सकते? बोलो बोलो ना। फिर राजीव बोला, अंजू प्लीज एक बार माफ कर दो, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ये सब सुन अंजलि अपनी आंखें बंद करती है तो उसके आंख से एक आंसू की बूंद बह जाती है। फिर राजीव हाथों को अपनी कंधे से झटकते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें ये एक गलती लगी? हाँ बोलो। गलती? तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती के लिए मुझे क्या क्या सहना पड़ा? एक तो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड राहुल से नफरत करने की मन होने लगी थी, थोड़ा नफरत भी करने लगी थी, और मैं सोचती कि राहुल मुझे धोखा दिया है, लेकिन मुझे क्या पता राहुल के मुझे धोखा देने के कारण तो मेरे पति है, मेरी बहन का मुझे धोखा देने की कारण भी मेरी पति है। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोले, मेरी पूरी फैमिली, मेरी आंटी अंकल के भी धोखा देने की कारण मेरे पति है, और सबसे बड़ी बात दुनिया के सामने मेरी मजाक बनाने वाली मेरी खुद की पति है। ये सुन राजीव गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से अपने हाथ से एक पंच सामने रखा टेबल में दे मारा। ये देख अंजलि डर से मुंह में अपनी दोनों हाथ रख लिए, फिर राजीव की तरफ कदम बढ़ाया कि राजीव बोल पड़ा, हाँ हाँ मानता हूँ मैं ये सब किया, लेकिन तुम्हारी बहन जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उससे ये सब करने को कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ ये सब किया क्योंकि मैं तुमसे इतनी प्यार कर चुका था कि तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता था, लेकिन जब मुझे पता चला राहुल तुम्हें प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारी माँ डैड की आखिरी विश पूरी करने के लिए शादी कर रहा है, तो मैं ये सब किया। ये सब सुन अंजलि सोकट थी, फिर अपनी कांपती आवाज राजीव के तरफ देख बोली, तुम कब से मुझे प्यार करते हो? तो राजीव भी अंजलि को आंखों में आंखें डाल के देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता कि मैं तुम्हें कब से प्यार करता हूँ? तब अंजलि बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस में बोली थी कि प्यार करने के लिए अंजू के बॉडी चाहिए। फिर अंजलि आंसू पोंछते हुए बोली, तुम मुझे बताओ कि तुम में सच में मुझे प्यार करती हो? चैप्टर 50 फ्लैशबैक और गलतफहमी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सच में मुझे प्यार करती हो? अंजलि के ये बात राजीव के दिल में तीर के तरह चुभ रहा है, क्योंकि अंजलि को इतना प्यार देने के बाद भी अंजलि के मुंह से ये सुनना राजीव को लगा जैसे उसके शरीर से उसके जान निकाल लिया हो। फिर भी राजीव दर्द को अपने अंदर छुपाते हुए अंजलि को पूछा, तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं? ये सुन अंजलि आंखों में आ रहे आंसू को बहने से रोक लिए, क्योंकि उसे राजीव पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन जो अंजलि सुनी थी वो खुद राजीव के मुख से। अंजलि के लिए और शांत रहना मुश्किल हो रही थी तो गुस्से बोली, मुझे लगती है कुछ दिन हम दोनों को अलग रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे आगे अंजलि कुछ बोल पाती। राजीव अपने होठों से अंजलि के होठों को ब्लॉक कर दिया, जैसे उसे अंजलि के मुंह से और कुछ नहीं सुनना। फिर राजीव पागलों की तरह अंजलि के होठों को चूमने लगा और अंजलि इतना कस के पकड़ के अपने बॉडी से चिपका के रखा, दोनों के बीच से हवा निकलना मुश्किल है। जब अंजलि के मुंह अलग रहना सुना तो राजीव पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। अंजलि राजीव के अब सब कुछ था, उससे अलग रहना राजीव के लिए कोई बुरे सपनों से कम नहीं। कुछ टाइम बाद सांस लेने के लिए राजीव किस करना बंद कर दिया, दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। अंजलि एक तक बिना कुछ बोले राजीव को देख रही थी। ये देख राजीव सोचा, इससे पहले अंजू और कुछ बोले उस दिन क्या हुआ अच्छे से समझा देता हूँ। फिर खुद पे गुस्सा होके सोचा, सभी गलती मेरी, अंजू मुझसे कितना छोटी है, उसका गुस्सा करना लाजमी है और मुझे उसे समझना और मानना चाहिए, ना कि उसके बातों में नाराज। फिर राजीव अपने होश में आते हुए अंजलि को हाथ को पकड़ सामने की सोफे में बैठा दिया, फिर वो भी उसके सामने घुटने के बल बैठ के बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंजलि बिना कुछ बोले राजीव को देख रही थी। राजीव बोलना स्टार्ट किया, कुछ दिन पहले तुम जब मेरी ऑफिस में आई थी उस दिन। फ्लैशबैक। राजीव के केबिन में साहिल, कार्तिक, आकाश, कियान और राहुल भी था। ये 6 लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तभी साहिल बोला, राहुल तू अंजलि को धोखा क्यों दिया? ये सुन जहां राहुल एकदम चुप हो गया और राजीव के एक्सप्रेशन कुछ खराब हो गया और बाकी 4 लोग राहुल के तरफ जवाब पाने के लिए एकटक देख रहा था।
फिर कुछ टाइम चुप्पी के बाद राहुल बोला, निशा मुझे प्यार करती है। मुझे पता नहीं था। जब मेरी और अंजलि की शादी पूरी तरह फिक्स्ड हो गया तो तब से निशा के बिहेवियर में मुझे चेंज महसूस हुआ। वो मुझसे चिपकने के ज्यादा कोशिश करती। निशा एक फेमस मॉडल होने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी भी पार्टी में हम दोनों मुलाकात होते रहते। अंजलि ज्यादा पार्टी अटेंड नहीं करता। इसी का फायदा उठा के एक पार्टी में मेरी ड्रिंक में नशे की दवाई मिला के मेरे साथ रात बिताई और हम दोनों की वीडियो भी बनाई। उस दिन से मुझे ब्लैकमेल कर मेरी क्लोज आती, लेकिन जब मैं उसकी क्लोज आने से मना किया तो वो मुझे बोली, अंजलि के कुछ पर्सनल पिक है जो इंटरनेट में अपलोड कर देगी। मैं निशा की बात मानने से इनकार कर देता हूँ तो मैं अंजलि के पिक नहीं देखा क्योंकि मुझे निशा के बात में भरोसा था। वो ऐसा कर सकती है जो खुद की वीडियो बना सकती है, दूसरे का बनाना क्या बड़ी बात। इसलिए मैं इतना डर गई अंजलि के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैं निशा की सभी बातें मानने लगा। फिर अंजलि के साथ शादी हो जाने के बाद मेरे फोन में और एक मैसेज आई, ये बोलते हुए, राहुल राजीव के तरफ देख रहा था। ये बात सभी ने नोटिस किया। ये सुन कियान बोला, क्या राजीव भाई तुमको मैसेज किया था? ये बोल अपनी चमकती आंखों से राजीव को देखने लगा। ये सुन राजीव सबको घूर रहा था। राहुल हड़बड़ाते हुए, मेरी बात सुनो पहले। मैसेज में लिखा था, अपनी असली माँ को जिंदा देखना चाहता है तो आज रात कोई शादी तोड़ देना, वरना ये देख तो मेरा सर फटने को हुआ। वैसे भी मुझे शादी तोड़ना तो था। मैं अंजलि को हमेशा अपनी फ्रेंड मानती थी, इसलिए शादी तोड़ने में दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसको धोखा देना मेरे लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि अंजलि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसके पास से धोखे से प्रॉपर्टी लेना और डिवोर्स लेना सब कुछ निशा की प्लान था। मैं सिर्फ अंजलि को सेफ रखना चाहता था। फिर मुझे पता चला निशा की फैमिली अंजलि को मारने की प्लान बना रही है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। तब राजीव भाई को सब कुछ बताया तो उन्होंने बोला, निशा जैसा चाहे उसे करने दे क्योंकि राजीव भाई अंजलि को बचा लेंगे। शादी के रात और नेक्स्ट दिन अंजलि के खाई से गिरने की सभी बात राहुल ने बताई। खाई में गिरने से पहले मैं अंजलि के कान में बोला था, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे पता था नीचे राजीव भाई के आदमी था। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद मुझे पता चला मेरी फोन में जो मैसेज आया था वो भाई ने भेजा था, लेकिन मैं जब उनको पूछा उन्होंने ऐसा क्यों की तो राजीव भाई बोला, मैं अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। शादी के कुछ घंटे पहले कैसे निशा तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी कि अंजलि के पिक वायरल कर देगा। ये बात तुम्हारी शादी होने बाद मेरी खबरी से मिली। फिर मुझे लगा तू उसके नहीं माना तो इसलिए मैं भी शादी तोड़ने के लिए ब्लैकमेल किया। तभी साहिल, कार्तिक, कियान, आकाश जो अब तक मुख खोले हैरान होकर सुन रहा था एक साथ बोला, इतना बड़ा ट्विस्ट। तभी राहुल राजीव को देख बोला, अंजलि डिवोर्सी होने के बाद भी आप उसे शादी की? क्या आप उसे इतना प्यार करते हो? राजीव राहुल घूरते हुए, तुम्हें क्या लगता? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अंजलि को आज से नहीं कुछ सालों से दिल के तरफ इशारा कर उंगली से दाहिनी और इशारा उंगली से दाहिनी और इशारा से प्यार करता हूँ। अंजू के दिल चाहता हूँ, ना कि प्यार करने के लिए अंजू के बॉडी चाहिए। उसी वक्त अंजलि केबिन डोर ओपन किया जो उसके लिए लंच बॉक्स लेके आई थी। अंजलि सिर्फ इतना सुना, प्यार करने के लिए अंजू के बॉडी चाहिए। ये सुनते अंजलि के हाथ से लंच बॉक्स गिर जाती है और गेट की तरफ अंजलि के रिएक्शन देख सब समझ चुका था कि आधा बात सुनी थी और अंजलि राजीव को गलत समझेगा, और हुआ भी ऐसा। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।